और रीर इकोनॉमी के दो ऐसे टर्म हैं जिसको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी घुमाकर पूछते हैं लेकिन बहुत इजी होता है। तो एक बार इसका जो आप बेसिक फंडा है वो समझ जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपसे पूछ लेते हैं कि नीर बढ़ता है तो क्या होता है, नीर घटता है तो क्या होता है, रीर बढ़ता है तो क्या होता है, नीर में क्या शामिल होता है, रीर में क्या शामिल होता है। इस तरह से क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछते हैं, लेकिन सबकी जो बेसिक बात है वो एक ही है कि नीर क्या होता है और उससे इसका आइडिया आपको लग जाएगा सारे टाइप के क्वेश्चन का। चलिए एकदम आसान भाषा में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, उससे आपका एक अंदाजा लग जाएगा। नीर का पूरा नाम क्या है? नॉमिनल, इफेक्टिव और एक्सचेंज रेट। तो मेन क्या चीज़ है इसमें? एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? विनिमय दर। तो विनिमय दर तो आपको पता ही होगा। जैसे कि पास्ट के अंदर क्या होता है, विनिमय दर कैसे होती थी? जैसे आपको कोई वस्तु लेनी है, आपके पास एक वस्तु है, दो वस्तु है कोई भी। मान लीजिए आपके पास दो मेज है और आपको क्या लेना है? कोई और वस्तु लेनी है, जैसे कि आपको 6 बर्तन लेने हैं। तो इसको खरीदने के लिए पहले के टाइम क्या होता था? आपको इसको वस्तु के बदले वस्तु देके इन दोनों का एक्सचेंज करना पड़ता था। जैसे कि 6 वस्तु चाहिए तो ये वाला दुकानदार आपको बोलेगा कि तेरे पास 2 मेज़ पड़ी हैं, एक मेज़ मेरे को दे दे और मैं तेरे को उसके बदले में ये 6 बर्तन है वो दे दूंगा। तो ये क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। तो इस 6 बर्तनों का एक्सचेंज रेट क्या हो गया? एक मेज़ हो गया। जैसे कि उसके पास कुछ और हो, जैसे कि पशु हो तो वो पशु ले लेगा। तो इस तरह से मान लीजिए 2 पशु ले लिया और इसके बदले 6 बर्तन दे दिए, तो इसका एक्सचेंज रेट हो गया। लेकिन फ्यूचर के अंदर बाद में वर्तमान के अंदर हम देखें तो अब इन सब का स्थान किसने ले लिया? वस्तु विनिमय प्रणाली तो अब चलती नहीं है। अब एक्सचेंज की जगह हम रुपए का इस्तेमाल करते हैं। हमारी मुद्रा कैसे क्या है? जैसे कि हमारी मुद्रा रुपए है। आप मान लीजिए आपके पास 5 रुपए है और आप दुकान में गए और आपको दुकान से कोई सामान लेना है, जैसे कि आपको बिस्किट ही लेना है। तो आपको बिस्किट लेना है मान लीजिए, ठीक है। बिस्किट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दुकानदार कहेगा कि मेरे को 5 रुपए दोगे तो ये बिस्किट आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस बिस्किट का एक्सचेंज रेट क्या हो गया? 5 रुपए हो गया। लेकिन मान लीजिए बाद में ये बिस्किट महंगा हो जाए और 5 से 10 रुपए का हो गया, ठीक है। तो अब ये बिस्किट लेने के लिए आपको रुपए के अंदर कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10 रुपए। इसको एक्सचेंज करने के लिए, यानी इसकी अदला बदली करने के लिए, ये बिस्किट आपके पास आएगा तो आपको इसके बदले में दुकानदार को कुछ देना पड़ेगा, 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये देखिए एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज रेट हो रहा है ना, आपस में एक दूसरे का एक्सचेंज हो रहा है। यही विनिमय दर है। तो आपको क्या करना है? अब आपको ये तो मान लीजिए एक चीज़ खरीद रहे हैं आप, लेकिन देश के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। जैसे कि भारत है, भारत सिर्फ एक देश से व्यापार नहीं करता, भारत बहुत सारे देशों से व्यापार करता है। तो भारत का व्यापार यूएसए से भी हो गया, ठीक है, चाइना से भी हो गया, यूरोपीय देश से हो गया, अफ्रीका से हो गया, ऐसे बहुत सारे देशों से हो रहा है। तो उन देशों से खरीदने के लिए उनकी अलग करेंसी है। कुछ तो डॉलर में करते हैं व्यापार, कुछ अपनी देश की मुद्राओं में भी करते हैं। तो आपको मान लीजिए आपकी तो मुद्रा क्या है? रुपए है। लेकिन जो यूएसए है, अमेरिका है, मान लीजिए अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या चल रहा है? डॉलर चल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मान लीजिए मैं न्यू पेज पर लेता हूँ। ये मान लीजिए भारत का रुपए है, ठीक है। आपके पास 10 रुपए है या फिर 100 रुपए है, ठीक। आपके पास 100 रुपए मान लीजिए, और ये अमेरिका है, यूएसए। यूएसए में क्या चलता है? डॉलर चलता है ना। तो यहाँ से आपको यूएसए से मान लीजिए क्या लेना है? 1 किलो आलू लेना है, 1 केजी और आलू लेना है आपको। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो आलू लेना है तो आप बताइए क्या आप 100 रुपये दोगे तब आलू लेंगे? नहीं। तो यह कहेगा कि मेरे को $1 दे दीजिए और मैं आपको 1 किलो आलू है वो दे दूंगा। एग्जांपल ले रहे हैं एक। तो $1 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप 100 रुपये तो नहीं दे सकते। डॉलर की वैल्यू मान लीजिए आप 90 रुपये, 95 है, कितनी भी हो, ठीक है, 91 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले $1 खरीदना पड़ेगा। आप सेंट्रल बैंक से क्या करोगे? $1 खरीदोगे। तो आपको $1 मिल गया, उसके बदले आप कितने देने पड़ेंगे? $1 के बदले आपको देने पड़ेंगे मान लीजिए 90 रुपये देने पड़े आपको, ठीक है। आपने ये 90 रुपये में $1 खरीदा और उसके बदले में बाद में आपको क्या मिलेगा? 1 केजी आलू मिलेगा। तो देशों से व्यापार करने के लिए आपको वहाँ की जो करेंसी है वो खरीदनी पड़ रही है, जिस करेंसी में वो व्यापार कर रहे हैं। तो इसी के लिए जो आरबीआई है उसने क्या किया? इसकी गणना करने के लिए, मान लीजिए भारत है, तो भारतीय एक देश से व्यापार नहीं कर रहा, भारत बहुत सारे देशों से व्यापार कर रहा है। जैसे कि यूरो हो गया, रेनमेन हो गया, पाउंड हो गया, इन सब से कर रहा है। तो सबकी करेंसी का निकाला और बाद में देखा कि भारत का जो रुपया है उनके बदले में मजबूत है या फिर कमजोर है। अगर मजबूत हुआ तो नीर मतलब बढ़ रही है, और कमजोर हुआ रुपया तो मतलब नीर घट रही है। उसको नीर नाम दिया इन्होंने। मतलब जो एक्सचेंज रेट है हमारे रुपए की, एक्सचेंज करना पड़ रहा है, यानी हम रुपए के बदले में कितना डॉलर एक्सचेंज कर पा रहे हैं। रुपए के बदले में हम दूसरी चीज, मान लीजिए यूरो हो गया, रेनमिन हो गया, मुद्राओं में एक्सचेंज कर रहे हैं, बाद में व्यापार कर रहे हैं उससे। तो वो कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी को हमने नीर नाम दिया। आरबीआई ने क्या किया? एक बास्केट बनाई, और एक तो 6 मुद्राओं की बास्केट बनाई और एक बनाई, एक तो 6 मुद्रा की, एक बनाई 36 मुद्रा की।
ये 36 वाली है, बाद में 2022 में इन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया और 40 मुद्राओं की एक बास्केट बना ली। तो ये बास्केट क्या है वो भी पता होना चाहिए। बास्केट ये है कि आप मान लीजिए बहुत सारे देशों से व्यापार कर रहे हैं, तो भारत से जो देश व्यापार कर रहे हैं, जो मेजर कंट्री है जिनसे भारत ज़्यादा व्यापार कर रहा है, लगभग उन 40 देशों की मुद्राओं को भारत ने एक साथ ले लिया, आरबीआई ने, ठीक है। और उन मुद्राओं के बदले भारत का रुपए का वैल्यू क्या है, जैसे कि यूएसए के अंदर 90 रुपये चल रही है $1 बराबर, किसी के अंदर मान लीजिए 80 रुपये चल रही है, किसी के अंदर मान लीजिए 70 रुपये चल रही है। तो इन सब मुद्राओं को जोड़ा, ये हमने मान लीजिए इन 3 देशों के साथ ही व्यापार कर रहा है, तो इन तीनों को जोड़ा, जैसे कि 90 और 80 कितने हो गए, 170, 170 और 70 कितने हो गए, 240, ठीक है। इनका औसत निकालिए, फिर 3 का भाग दिया तो कितने हुआ, 80 रुपये आ गया। तो ये नीर होगी इसकी, यानी ये भारत के रुपए की नीर है टोटल सभी मुद्राओं के बदले। और इस नीर को बोलते हैं इफेक्टिव। इफेक्टिव क्यों, क्योंकि हमने सभी देशों के साथ निकाल के एक औसत भारांश निकाल लिया। लेकिन मान लीजिए आप एक सिर्फ यूएसए के साथ ही देख रहे हो, यूएसए के साथ देखो तो वो एनईआर हो जाएगा। एनईआर का मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट। सिर्फ एक देश के साथ देखते हैं तो वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया। लेकिन हम जब सभी देशों के साथ मिलाकर औसत निकालते हैं तो वो नॉमिनल इफेक्टिव हो जाता है उसका, ठीक है। तो इसी कारण आरबीआई ने क्या किया, जो 40 मुद्राओं की टोकरी है और 6 मुद्राओं की टोकरी है, उन सबसे नीर की गणना करता है, यानी भारत का रुपया है वो कमजोर है या फिर मतलब मजबूत है या फिर कमजोर है। इन सब को निकाल के हम नीर की पता करते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल ये लीजिए आप, अभी डॉलर के मुकाबले आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मैं लेता हूँ $1 बराबर कितना है, पहले मान लीजिए 85 था, ठीक है। और अब $1 बराबर कितना हो गया, मान लीजिए 90 रुपये हो गया, ठीक। तो ये क्या हुआ है, रुपये की वैल्यू यहाँ से, ये तो डॉलर का है, डॉलर 85 से $1 बराबर अब 90 रुपये हो रहा है। तो डॉलर तो मजबूत हो रहा है, आपको दिख रहा है, क्योंकि पहले आपको 85 रुपये देने पड़ रहे थे $1 के लिए, अब आपको 90 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो डॉलर तो मजबूत हो गया, यानी डॉलर महंगा हो गया एक तरह से सामान के रूप में लेंगे तो। लेकिन रुपये क्या हो रहा है, रुपये तो कमज़ोर हो रहा है ना। पहले देखिए, ये आपको 85 रुपये दे रहे थे $1 के लिए, अब आपको 90 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो $1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/85 है, और यहाँ से $1 बराबर कितना आएगा, $1 बराबर 1/90 आएगा। तो ये वाला छोटा हो गया ना। तो रुपए की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, नीर क्या कर रहा है, घट रहा है, नीर कम हो रहा है। नीर क्या होता है, नीर अभी तो मैंने बताया आपको, नीर होता है आपकी जो मुद्रा की वैल्यू है वो दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले मजबूत हुई है या फिर कमजोर हुई है। तो देखिए ये रुपए की वैल्यू यहाँ पे मजबूत हुई है, कमजोर हुई है, 85 से 90 हो गया, तो ये कमजोर हुई है यहाँ पे रुपए की वैल्यू। तो रुपए की वैल्यू कमजोर हुई है तो नीर कमजोर हुई है। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको देखना है, उससे से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ नीर, नीर जब बढ़ता है तो क्या होता है, जब रुपए मजबूत हो गया, आपका रुपया मजबूत हो गया तो क्या होगा, एक तो चीज़ होगी ये मूल्य वृद्धि को दर्शाएगा, मजबूत हुआ तो मूल्य वृद्धि हुई, पहली तो चीज़ होगी मूल्य वृद्धि, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए इसमें क्या होगा, अगर रुपये मजबूत होगा, इम्पोर्ट सस्ता होगा या महंगा होगा। जैसे कि मैं अभी दे रहा हूँ, नीर मजबूत हुआ, नीर मजबूत का मतलब है जैसे कि $1 बराबर कितना था, 90 रुपये है, अभी $1 बराबर हो जाए 70 रुपये, तब होगा नीर मजबूत। यानी रुपये मजबूत कब होगा, जब हमें डॉलर सस्ते में मिलेगा। नीर मजबूत हुआ 70 में हुआ, तो कोई चीज़ आप मान लीजिए $1 है, मान लीजिए आपको आलू के लिए $1 के लिए 90 रुपये देने पड़ रहे थे पहले, अब वही चीज़ आप 70 रुपये में ला रहे हो, तो इम्पोर्ट सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है ना। इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, इससे सस्ता हो जाएगा। और जैसे इम्पोर्ट सस्ता हुआ तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, रुपये मजबूत हो गया तो एक्सपोर्ट थोड़ा महंगा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। महंगा क्यों होगा, क्योंकि रुपये क्या हो गया, मजबूत हो गया। रुपये मजबूत होगा तो उसकी वैल्यू अब ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि आप कोई चीज़ मान लीजिए 85 रुपये में बेच रहे थे, ठीक है, 85 में बेच रहे थे, 90 ले रखा है एग्जाम्पल, तो 90 लीजिए, 90 में बेच रहे थे मान लीजिए, तो वो $1 के बराबर थी, ठीक है। और अब वही चीज़ 90 में आप वापस बेच रहे हो, तो वो $1 से ज़्यादा की होगी, $1 अब 70 के बराबर हो गया। तो रुपये मजबूत अगर तो वो वैल्यू है ज़्यादा की हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा और गैर प्रतिस्पर्धी भी हो जाएगा, फिर लोग फिर और कोई चीज़ सस्ती वाली खरीदने की देखेंगे। ये चीज़ होगी। और क्या देखने को मिल सकता है आपको, अगर रुपये मजबूत हो गया, रुपये मजबूत हो गया तो क्या होगा, नीर बढ़ गया, नीर बढ़ेगा तो ट्रेड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रेड भारत का ट्रेड किस प्रकार का है, आयात आधारित है या निर्यात आधारित है, आयात आधारित है। तो आयात के लिए तो भारत का आयात बढ़ रहा है, तो आयात में भारत को फायदा हो सकता है फिर, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट तो भारत का वैसे ही कम है, तो वैसे नुकसान हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट और ही कम था और ज़्यादा कम हो जाएगा।
तीसरी बात है नीर बढ़ता है जब, जो रुपये मजबूत हो जाता है। नीर बढ़ने का मतलब रुपये मजबूत हो रहा है, ठीक है, हमारे देश की करेंसी है उसकी विनिमय दर मजबूत हो रही है। तो नीर बढ़ जाता है जब, तो इसके अंदर जो विदेशी निवेश है FDI हो गया, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा FPI हो गया जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो जो निवेश होता है, ठीक है। तो ये बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि हमारी देश की जो करेंसी बढ़ रही है तो स्टेबल इकोनॉमी का एक सिग्नल होता है, इस कारण ये FDI और FPI है ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम इसके अंदर और देखें तो और इफेक्ट क्या पड़ेगा, और मेन तो मैंने बता दिया, मूल्य वृद्धि होता है, इंपोर्ट है वो सस्ता हो जाता है, एक्सपोर्ट है वो गैर प्रतिस्पर्धी हो जाता है थोड़ा, और व्यापार के अंदर भारत आयात आधारित जो इकोनॉमी है तो इसलिए उसको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट है फिर वो भारत का बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि कम तो था ही और ज़्यादा कम हो जाएगा। और चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अंदर एक चीज़ और है, एक होता है रीर, REER। तो रीर क्या होता है, ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब नीर के अंदर मान लीजिए कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि हमें इतना फ़ायदा वो नहीं हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो इसमें हम मुद्रास्फीति है वो शामिल कर लेते हैं, तब रीर का पता लगता है हमें। ये कैसे, जैसे कि आपने एक्सचेंज रेट आपकी सेम ही है, आप 5 रुपये का बिस्किट खरीद रहे हैं, ठीक है, 5 का मान लीजिए पार्ले जी ले रहे हैं, इसके अंदर बिस्किट आ रहे हैं 10 बिस्किट आ रहे हैं, वही पार्ले जी अब आपको 5 का ही मिल रहा है, लेकिन बिस्किट इसमें अब 5 ही हो गए हैं। तो देखिए मात्रा कम हो गया लेकिन एक्सचेंज रेट सेम ही है, तो आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। एक चीज़ तो दिख रही है आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले आपको 10 बिस्किट मिल रहे थे लेकिन अब आपको 5 ही मिल रहे हैं, ठीक है, 5 बिस्किट मिल रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है पता लग रहा है, लेकिन एक्सचेंज रेट तो वो सेम ही है, या नीड आपकी सेम है, मुद्रा भी उतने में मिल रही थी उतने में मिल रहा है आपको अभी भी, डॉलर के मुकाबले देखें तो वैसे देख लगते हैं आप। लेकिन मुद्रास्फीति को जब हम शामिल करेंगे तो पता लगेगा कि हमें नुकसान हो रहा है, पहले 10 बिस्किट मिल रहे थे अब 5 ही मिल रहे हैं, ये मुद्रास्फीति का है, पता लग रहा है आपको, छिपी हुई मुद्रास्फीति है, ठीक है। तो रीर क्या होता है, जब RBI नीर के अंदर मुद्रास्फीति का समायोजन करके उसकी रुपए की जो एक्सचेंज रेट निकालता है उसी को हम रीर कहते हैं, जो होती है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और RER क्या हो गया, RER सिर्फ एक देश के बदले देख लेंगे हम मुद्रास्फीति शामिल करके, जैसे कि USA से कर रहे हैं, USA के इंडिया से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो USA की जो मुद्रास्फीति है मान लीजिए 5% 10% जितनी भी 5% है, मान लीजिए भारत के अंदर 10% है, इन दोनों का फिर निकालेंगे, जो मान लीजिए ओवरऑल करेंगे तो 5% निकल गई मुद्रास्फीति, तो 5% ज़्यादा हमें पैसे उसमें लग रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, रियल इफेक्टिव जो रियल एक्सचेंज रेट हो जाएगी एक देश के बदले। और सभी देशों को हम टोकरी के अंदर वो देखेंगे मुद्राओं के बदले, तो वो हो जाएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है जो नीर और रीर होता है, तो ये तो आपको पता लगे ना, नीर क्या होता है, हमारे देश की मुद्रा की बाकी देश की मुद्राओं के बदले ये देखना है कि मजबूत है या कमज़ोर है, ठीक है। रीर क्या हो गया, उसमें जब हम मुद्रास्फीति शामिल करके देखते हैं तो इन दोनों में अपसरण और अभिसरण कैसे होता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति यानी कोई वस्तु और सेवा है वो महंगी हो जाती है, उसको मुद्रास्फीति कहते हैं हम। जैसे कि नीर मान लीजिए 90 रुपये है आपकी, नीर 90 रुपये है, लेकिन रीर मुद्रास्फीति के कारण 90 से कितनी हो गई, यानी पार्ले जी बिस्किट था जो 5 रुपये का आपका कितना आ रहा था, 10 बिस्किट आ रहे थे, लेकिन 5 का ही आ रहा है, लेकिन उसमें अब 5 बिस्किट ही आ रहे हैं, यानी आधा हो गया। तो आपको 10 बिस्किट लेने के लिए कितने देने पड़ेंगे, 10 बिस्किट लेने के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, 5 रुपये का इसके अंदर आपको और मतलब ऐड करने पड़ेंगे, तभी आपको ये 10 बिस्किट मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर मतलब वृद्धि हो रही है। जैसे कि आपने मान लिया रीर के कारण हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, आप 95 रुपये देने पड़ रहे हैं वही सेम बिस्किट लेने के लिए, उतने बिस्किट क्वांटिटी के अंदर, ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी तो 95 से मान लीजिए 100 रुपये भी देने पड़ सकते हैं, और बढ़ेगा तो और ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो रीर बढ़ रहा है तो नीर और रीर के अंदर अभिसरण हो रहा है या अपसरण हो रहा है, ये दूर जा रहे हैं, दूर जाने को क्या कहते हैं हम, अपसरण कहते हैं, तो इसके अंदर हो रहा है अपसरण। और मान लीजिए जो मुद्रास्फीति है वो कम हो रही है, तो जैसे ही कम होगी तो ये 95 से कैसे हो जाएगा, वो चीज़ फिर आपको 92 में मिल सकती है, 90 में मिल सकती है, एकदम जीरो हो जाएगी तो 90 बराबर हो जाएगी। तो जब भी इसके अंदर जो मुद्रास्फीति में कमी होती है तो नीर और रीर में क्या होता है, एक दूसरे के पास पास आने लग जाते हैं ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता, तो उसको क्या कहते हैं हम, अभिसरण कहते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, अभिसरण होता है। तो ये मैंने मेन चीज़ें थी वो सब बता दी। और एक चीज़ है रीर में वृद्धि होती है तो क्या होता है, जैसे कि रीर बढ़ रहा है
नीर सेम है लेकिन रीर बढ़ रहा है। तो रीर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो ये क्या बताएगा, मूल्य ह्रास को बताएगा। और मूल्य ह्रास के कारण जो चीज़ें हैं वो हमारी मुद्रास्फीति के कारण महंगी हो जाएंगी, और महंगी के कारण क्या हो जाएगा, हमारे देश का व्यापार है वो गैर प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा, गैर प्रतिस्पर्धात्मक। ठीक है, और इसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा व्यापार घाटा है वो बढ़ सकता है। ये सब इसके इफेक्ट होते हैं, वो हमने देख लिए। तो इसकी डेफिनेशन है वो देखिए अब। नीर क्या होती है, नीर किसी देश की मुद्रा की औसत विनिमय दर होती है। क्या होती है, किसी देश की औसत विनिमय दर, जो एक्सचेंज रेट होती है, मैंने बताया अभी आपको, जो उस देश के मुख्य व्यापारिक साझेदार देशों के साथ मुद्राओं के मुकाबले मापी जाती है। यानी हमारी मुद्रा कमज़ोर है या फिर मजबूत है। इसमें महंगाई को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि महंगाई को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, रीर बन जाता है। सरल शब्दों के अंदर इसके अंदर मैंने फिर और लिखा हुआ है, नीर बताता है कि हमारी मुद्रा जैसे कि रुपया है, दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले नामात्र रूप से या नॉमिनल रूप से मजबूत है या कमज़ोर। नामात्र क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसका औसत निकाला है, तो औसत के अंदर एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी इसके नीचे ये डायग्राम बनाया हुआ है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालते हैं। बाकी सभी जितने भी देशों के साथ हमारा व्यापार हो रहा है, उन देश की करेंसी के मुकाबले रुपए की वैल्यू क्या है, वो सब हमने देख लिया। ठीक, और नीर बढ़ता है और नीर घटता है तो क्या होता है, तो नीर बढ़ता है तो क्या होता है, रुपये मजबूत होता है। तो मजबूत होगा रुपये तो हमारा इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, और ये सब हमने लिखा दिया। ठीक है, नीर घटता है तो क्या होता है, ये सब लिख दिया, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाए और इंपोर्ट महंगा हो जाता है, ये सब, क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है फिर। और बाकी इसका इफेक्ट क्या होता है, ये सब हमने लिख लिया नीचे डायग्राम के मदद से। और रीर क्या होता है, रीर बस इसके अंदर मुद्रास्फीति शामिल कर लेते हैं, तो जिस कारण वस्तु और सेवाएं क्या हो जाती है, मुद्रास्फीति के कारण महंगी हो जाती है, और जिस कारण हमारा व्यापार घाटा है वो बढ़ सकता है। ये सब चीज़ें हमने बता दी। और इसकी गणना कौन करता है, आरबीआई है वो निकालता है। आरबीआई एक नीर इंडेक्स भी निकालता है, वो भी नीर के तरह ही होती है। ठीक है, और मुद्राओं की गणना कैसे करती है, आरबीआई ने एक टोकरी बना रखी है। ठीक है, टोकरी का आपको पता ही होगा, जिसके अंदर जितने देशों के साथ व्यापार कर रहा है, लगभग 40 के आसपास देश है मेन उनकी मुद्राओं का एक औसत भारांश निकाला है, और उसका मतलब जो भी वैल्यू है करेंसी की भारत की उनके साथ, जैसे कि यूएस के साथ 90 रुपये हो गई, और चीन के साथ मान लीजिए कितनी भी हो, जैसे कि 40 हो गई, किसी के साथ 30 हो गई, और किसी के बदले में भारत की वैल्यू ज़्यादा होगी रुपए की, तो वो सब का एक औसत भारांश निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, नीर आ जाएगा। और उससे पता लग जाएगा कि हमारा रुपये है वो मजबूत है या फिर कमज़ोर है। और अगर रुपये कमज़ोर है तो हमारा नीर कम हो गया है, और रुपये मजबूत है नीर बढ़ गया है। यही देखा जाता है नीर और रीर के अंदर। नीर और रीर में बेसिक क्या है, मतलब नीर और रीर है रुपये का औसत भारांश, यानी रुपये की वैल्यू क्या है, हमारी करेंसी मजबूत है या कमज़ोर, वही नीर है। नीर क्या है, नीर बढ़ रही है तो करेंसी मजबूत है, नीर घट रही है तो करेंसी हमारी कमज़ोर है। इतनी चीज़ होती है इसमें। बाकी इसमें कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।